एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी कैसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए फिर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक सिलसिला कि हम ये जो क्लास है मेरी, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10th को पास आउट करके 11th में आए हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से जो हैं, या फिर जिनको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। मैं इस चैनल पे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी जो बच्चे क्लास 11th में आए हैं, या फिर वो बच्चे जो स्टेट बोर्ड से हैं, जो 12th में हैं, जिनके सब्जेक्ट सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास है आज। इसमें हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो इकोनॉमिक्स है ये क्या चीज है, इकोनॉमी क्या है और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या है। समझ में आया? तो ये जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर रहेगी, क्योंकि जो बच्चे अभी अभी 11th में आए हैं, जिन्होंने कॉमर्स को ऑप्ट किया है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो अभी नहीं जानते कि एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स क्या होती है। आपने पॉलिटिकल साइंस में या पॉलिटी में वो चैप्टर पढ़ा होगा, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। वो उससे आगे बढ़ के ये हम इसमें पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट जो है इसमें क्या है और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, 3 पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि एक्चुअली ये क्या है, तभी इसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको ये पहले ये बता दूं कि ये जो क्लास है ये किस किस के लिए वैल्यूएबल है, किस किस को अच्छे से देखनी चाहिए। तो देखिए, जो बच्चे 11th क्लास में आए हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर जो बच्चे ये सीबीएसई वाले पढ़ेंगे, जो बच्चे सीबीएसई से हैं, 11th क्लास में आए हैं, वो माइक्रो पढ़ेंगे, तो उनके लिए ये क्लास वैल्यूएबल है। और जो बच्चे 12th में हैं पर स्टेट बोर्ड से हैं, कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड होना चाहिए, उसमें बच्चे ये माइक्रो पढ़ेंगे और मैक्रो भी पढ़ेंगे। ये क्लास उनके लिए वैल्यूएबल है। तो फिलहाल ये माइक्रो के लिए है, तो ये माइक्रो जो बच्चे 12th में हैं पर स्टेट बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं। और जो बच्चे ह्यूमैनिटीज में आए हैं, ह्यूमैनिटीज में जो बच्चे आए हैं, जिन्होंने ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट किया है, उनके लिए ये क्लास वैल्यूएबल है, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो समझ में आया बच्चों कि ये क्लास इन स्टूडेंट्स के लिए वैल्यूएबल है, और आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से मैं इसको समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा। तो देखिए बच्चों, स्टार्टिंग में करूंगी इकोनॉमी से, ऊपर डाल देते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो स्टार्टिंग करूंगी मैं इकोनॉमी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और थर्ड पॉइंट होगा हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझने हैं, उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। अब देखिए, आपने जब आप छोटी क्लास में होंगे, आपने बहुत अच्छे से एक टॉपिक पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल स्टडी। एनवायरमेंटल स्टडी में क्या था कि हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो हम ईवीएस के अंदर, यानी कि एनवायरमेंटल जो स्टडी हम करते थे उसके अंदर था। तो इकोनॉमी भी बच्चों ऐसे ही है। आपने नाम सुना होगा, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी इंडियन इकोनॉमी है। जो लोग चाइना में रहते होंगे उनके लिए चाइना इकोनॉमी हो गई, जापान में रहते हैं उनके लिए जापानीज इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी बच्चों क्या है? एक ऐसा टर्म जो हमारे आसपास होने वाली एक्टिविटीज को बताता है। मेरे आसपास या आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सारी की सारी हम किस में इंक्लूड करेंगे? इकोनॉमी में। वही इकोनॉमी है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं? जैसे
मैं खाना खाती हूँ, आप भी खाना खाते हैं, ये एक एक्टिविटी है, इसको हम डालेंगे कंजप्शन के अंदर कि हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज और, हमारी सराउंडिंग्स में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज, अब अगर मैंने इस मार्कर का यूटिलाइजेशन किया तो ये मेरे लिए एक गुड है। क्या है? एक गुड है, यानी कि जो भी चीज मैं यूज कर रही हूं वो मेरे लिए एक गुड है। इकोनॉमी में हम उस टर्म को गुड बोलते हैं किसको? जिसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने ये मार्कर यूज किया तो ये एक गुड है। मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रही हूं, मैंने ये बोर्ड यूज किया, ये एक मेरे लिए गुड्स है। मैंने ये कैमरा खरीदा, ये एक मेरे लिए गुड्स है। समझ में आया? तो जो भी गुड्स का, यानी कि जिस भी चीज का हम कंजप्शन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या है? गुड्स है। लाइकवाइज सर्विसेज क्या है? जैसे मैं बीइंग अ टीचर आपको पढ़ा रही हूं, तो मैं क्या कर रही हूं? एक सर्विस जनरेट कर रही हूं, तो वो क्या है? सर्विस है। ऐसे ही डॉक्टर क्या कर रहा है? सर्विस जनरेट कर रहा है। एडवोकेट क्या कर रहा है? सर्विस जनरेट कर रहा है। तो जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी ट्रांजैक्शंस जो हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं डे टू डे बेसिस पे, उसको हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमी। वही हमारी इकोनॉमी बनाती है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारी इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है। प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन किसी चीज का बनना। ये मार्कर मैं यूज कर रही हूं तो इसका किसी ना किसी ने प्रोडक्शन किया होगा। ये बोर्ड मैंने यूज कर रही हूं तो इस बोर्ड का किसी ना किसी ने प्रोडक्शन किया होगा। अब जो प्रोडक्शन करते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स। कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स। वो लोग जो इकोनॉमी के अंदर गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। समझ में आया? सेकंड पॉइंट क्या है? कंजप्शन। क्या है? कंजप्शन। कंजप्शन कौन करते हैं? कंज्यूमर्स या फिर हाउस होल्ड। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जो लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं गुड्स को। जैसे मैं इस मार्कर का यूज कर रही हूं तो मैं एक कंज्यूमर हो गई इस गुड की, इस मार्कर की, क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूं। कंज्यूम करना मतलब यूज करना। मेरा ये बोर्ड है, मैं इसके लिए क्या हो गई? कंज्यूमर हो गई, क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूं। समझ में आया? लाइकवाइज बीइंग अ प्रोड्यूसर, बीइंग आई एम जनरेटिंग द सर्विसेज। मैं अगर सर्विस जनरेट कर रही हूं पढ़ा के, तो मैं कौन हो गई? प्रोड्यूसर हो गई। तो कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूमर भी हो सकता है और प्रोड्यूसर भी हो सकता है। प्रोडक्शन भी कर सकता है और कंजप्शन भी कर सकता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है एक बंदा सारी चीजों का प्रोडक्शन कर ले। कोई तो चीजें ऐसी होंगी जिसका वो कंजप्शन भी कर रहा होगा। समझ में आया? तो हर एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल या कैपिटल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल मतलब कि जब भी हम कंजप्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे तो इसमें जो मनी जनरेट होगा, मनी मतलब पैसा, पैसा जब जनरेट होगा, यानी कि अगर मैंने एक गुड का कंजम्पशन किया या एक गुड का प्रोडक्शन किया तो उससे होने वाला जो बाइंग और सेलिंग पे जो मनी जनरेट होगा वो किस में आएगा? फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। यानी कि इन दो सेक्टर्स में, प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, जो बाइंग और सेलिंग होगा यानी कि उसमें क्या होगा? मनी जनरेट होना चाहिए। तो ये तीन चीजें हैं जो इकोनॉमी में आती हैं। इन्हीं तीनों से ये इकोनॉमी बना है कि प्रोडक्शन होना चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए और कैपिटल का फॉर्मेशन होना चाहिए। आप देखिए बिना इकोनॉमी के अंदर, विदाउट मनी वी कैन नॉट सर्वाइव। मनी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो मनी जनरेट होना इज द कोर एलिमेंट या कोर एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी के लिए। अब जनरेशन जनरेट कैसे होगा मनी का? इन दो फैक्टर्स से, प्रोडक्शन और कंजम्पशन से। मैंने ये मार्कर का कंजम्पशन किया तो मैंने मार्केट से इसको परचेज किया, मनी दिया, तभी तो मुझे ये मार्कर मिला। तो क्या हुआ?
मनी जनरेट हुआ, जिस बंदे से मैंने ये खरीदा उसको मैंने मनी दिया, तो वहां पे मनी जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो दोनों फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होना चाहिए। तो ये तीनों जो फैक्टर्स है मिला के क्या बनाएंगे, हमारी इकोनॉमी। समझ में आया कि इकोनॉमी क्या है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है, देखिए बच्चों मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। मान के चलिए कि ये बंटी है, ये बंटी है, इसका बर्थडे आया और इसके पापा ने इसको 1000 रुपीज दिए। ठीक है, कितने रुपए दिए, 1000 रुपीज। बंटी से बोला बेटा ये तुम्हारा बर्थडे है, तुम 1000 रुपीज पकड़ो एज अ गिफ्ट। अब बंटी क्या करेगा उन 1000 रुपीज का, उसके पास कितने सारे ऑप्शंस होंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पार्टी दे देगा अपने फ्रेंड्स को, सेकंड ऑप्शन परचेज बुक्स, बुक्स परचेज कर लेगा, थर्ड ऑप्शन न्यू क्लोथ परचेज कर सकता है, न्यू क्लोथ्स, फोर्थ ऑप्शन शूज परचेज कर सकता है, घूमने भी जा सकता है। तो मेनी ऑप्शंस हैं बंटी के पास। तो क्या बंटी 1000 रुपए से ये सारी चीजें फुलफिल कर सकता है, नहीं कर सकता। तो उसको क्या करना पड़ेंगे, इसमें से कुछ पॉइंट्स पिक करने पड़ेंगे, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मैं अपने दोस्तों को पार्टी दूं या बुक्स परचेज करूं या अपने लिए नया कोई कपड़ा लेके आ जाऊं या कोई नए शूज ले आऊं या घूमने चला जाऊं। मैनी नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। तो बेसिकली बंटी के पास सिर्फ 1000 रुपीज है, पर उसको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो यही प्रॉब्लम है बेटा। प्रॉब्लम क्या है, चॉइस, कि हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है। किसका, जो भी उस ऑप्शन का जिससे हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, क्योंकि बंटी के पास कितने रुपए थे, 1000 रुपीज, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। और या स्कैट्स भी लिख सकते हैं, स्कैट्स या स्कैटसिटी मतलब भी कमी होता है। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज कम है, या स्कैट्स मतलब भी कमी, स्कैटसिटी भी बोल सकते हैं, स्कैट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ही होता है कमी, कि रिसोर्सेज कम है या कमी है। सेकंड है, और हमारी डिजायर्स कैसी हैं, अनलिमिटेड हैं। हमारी वांट्स, हमारी इच्छाएं, जो डिजायर्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड है। बहुत सारी डिजायर है मेरी। जैसे मैं जब 11th क्लास में आई थी तो मैंने मेरे फादर को बोला कि मुझे एक्टिवा चाहिए, उन्होंने एक्टिवा दिलवा दी। फिर मैंने ये सोचा, जब मैं बड़ी हो गई और मैंने सोचा मैं कार परचेज करूंगी, मैंने कार परचेज कर ली। अब मेरा मन है कि मैं वो वाली कार हटा के दूसरी कार फॉर्च्यूनर खरीद लूं या BMW खरीद लूं। ये बहुत सारी क्या है, मेरी वांट्स है, मेरी डिजायर्स है। आप सबकी भी होंगी कि एक फुलफिल हुई कि दूसरी अराइज हो जाती है। तो हमारी इकोनॉमी में अनलिमिटेड डिजायर्स है, यानी कि हर एक बंदे की अपनी अलग अलग चाहनाएं और वो भी बहुत सारी हैं। बट रिसोर्सेस कैसे हैं, स्कैर्स है, लिमिटेड है। तो हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है। किसका, रिसोर्सेस का। तो टू गिव मोर सेटिस्फेक्शन, तो सिलेक्शन ऑफ resources, select of resources that give maximum satisfaction, जो क्या दे हमें, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। सेटिस्फेक्शन की ही सारी बात है कि ऐसा प्रोडक्ट या ऐसी सर्विसेज जो जिसको ऑप्ट करने से हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। तो बस हमें उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब बंटी इसमें से क्या करेगा, पार्टी भी दे सकता है, अपने लिए बुक्स भी परचेज कर सकता है, न्यू क्लोथ्स भी ले सकता है और शूज भी ले सकता है। समझ में आया। तो वो इसमें से एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेगा जो उसे क्या देगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देगा। क्या देगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो यही प्रॉब्लम है बेटा चॉइस की। अब
हमारी कंट्री में, हमारे इकोनॉमी में कितने सारे लोग हैं, 150-200 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, उनकी उतनी ही प्रॉब्लम, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए विद द प्रॉपर सेटिस्फेक्शन ये सब्जेक्ट बनाया गया इकोनॉमिक्स। क्या बनाया गया? सब्जेक्ट। इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम को फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए ये सब्जेक्ट बनाया गया और इसका नाम क्या है? इकोनॉमिक्स। समझ में आया? तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी में है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए उनके प्रॉब्लम्स को सब्जेक्ट बनाया गया इकोनॉमिक्स। समझ में आया? ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे आई होप। बाकी मैं आपको ये बोलूंगी, जो भी बुक आप प्रेफर कर रहे हैं आप अपनी बुक से रीडिंग लगाएं कि एक्चुअली ये 3 पॉइंट में लिखा क्या है। समझ में आया? अब चलिए आगे चलते हैं। अब इकोनॉमिक्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो और मैक्रो। जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि ये वाले बच्चे माइक्रो पढ़ेंगे और ये वाले बच्चे मैक्रो पढ़ेंगे, तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो में और मैक्रो में। ठीक है, अब मैं आपको इसका डिफरेंस समझाऊंगी कि एक्चुअली इसका डिफरेंस क्या है, क्या क्या एस्पेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, जब तक आपको ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इनका डिफरेंस। तो चलिए स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन द 2 इकोनॉमिक्स, माइक्रो एज वेल एज इकोनॉमिक्स। बिफोर स्टार्टिंग द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो, वी नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखिए, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। क्या है इकोनॉमिक्स? एक इंसान के बिहेवियर की बात है, स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो कंसर्न करती है किससे? मैंने आपको बताया ना, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करें या सिलेक्शन करें इन सच अ मैनर, किस तरीके से दैट क्या दे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि उनको मैक्सिमाइज करें उनका सेटिस्फेक्शन, और प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। प्रोड्यूसर्स आर एबल टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। देखिए मैंने आपको 3 चीज बताई थी, कंजम्पशन, प्रोडक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसे क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसे क्या चाहिए? प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। और एंड द सोसाइटी इज एबल टू मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। और अगर मैं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो उसको क्या करना है? अपना वेलफेयर बढ़ाना है। तो बेसिकली मैक्सिमाइजेशन चाहिए सबको अपने अपने हैंडल पे, अपने अपने पॉइंट पे। समझ में आया? तो ये है बुकिश लैंग्वेज जो बुक में लिखा हुआ है कि एक्चुअली व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो। अब देखिए बच्चों, माइक्रो यानी कि आई स्टैंड फॉर मिनी, मिनी मतलब छोटा, माइक्रो, और मैक्रो ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट भी लिख सकते हैं, यहाँ इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, यहाँ ब्रॉड, ब्रॉड, और ए स्टैंड फॉर एग्रीगेट। ठीक है, यहाँ पे मिनी और आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। आपको मैं ये समझा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये किस चीज की स्टडी है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो। तो माइक्रो किसकी स्टडी है? इंडिविजुअल, पर पर्सन की, और मैक्रो एग्रीगेट, पूरे होल इकोनॉमी की स्टडी है। तो यही डेफिनेशन है, स्टडी एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल। वो स्टडी, वो ह्यूमन बिहेवियर जो स्टडी करता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो किस में आएगा? माइक्रो में। मैक्रो में क्या आएगा? स्टडी एट द लेवल ऑफ होल, पूरी इकोनॉमी की जो स्टडी करे वो किस में पढ़ेंगे हम? मैक्रो में। समझ में आया? मीनिंग हो गया। ओरिजिन क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल, छोटा। इसका ग्रीक वर्ड है मैक्रोस। देखो ना, यहाँ मैक्रो वो ग्रीक वर्ड ये है, यहाँ पे माइक्रो ऐसे इसका ग्रीक वर्ड ये है। इसका मतलब क्या है? लार्ज, होल। समझ में आया? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? नैरो, भाई छोटा है, स्मॉल है, मिनी है, तो नैरो कॉन्सेप्ट। ये वाइड है, एग्रीगेट में बात करता है, होल इकोनॉमी की बात करता है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट कैसा है? वाइड है, बड़ा है। ठीक है, टूल्स
अब इसमें हम कौन कौन से टूल्स पढ़ेंगे? इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, पर पर्सन या इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड और सप्लाई, इसमें एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, पूरी होल इकोनॉमी में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है वो हम मैक्रो में पढ़ेंगे। अदर नेम क्या है इसका? प्राइस थ्योरी है, इसको प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यू कैन से प्राइस थ्योरी, और द अदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। समझ में आया? एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल इनपुट और इंडिविजुअल आउटपुट, इनपुट और आउटपुट जो हम देंगे और जो हम लेंगे, पर वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा, इसीलिए उसमें माइक्रो में पढ़ेंगे। मैक्रो पूरे नेशन की बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे तो नेशनल इनकम, पूरे देश की इनकम को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे और पूरे देश के आउटपुट को हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। समझ में आया? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। आप अपनी बुक्स में पढ़िएगा कि आपकी बुक्स में क्या क्या बेसिस के ऊपर, जैसे ये बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। जब भी हम इकोनॉमिक्स में जब भी हम किसी के डिफरेंस देंगे, चाहे वो किसी का भी हो, हमें बेसिस लिखना बहुत जरूरी है। उससे हमारे डिफरेंस में पता चलता है कि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ मीनिंग लिखा तो मैंने दोनों के मीनिंग लिखे, मैंने यहाँ ओरिजिन लिखा तो दोनों का ओरिजिन बताया कि ग्रीक वर्ड से हुआ है और उसका मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट बताया कि एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अभी तो मैंने यहाँ नैरो लिख दिया है, आप यहाँ लिखेंगे इट इज अ नैरो कॉन्सेप्ट और इट इज अ वाइड कॉन्सेप्ट। टूल, कौन कौन से टूल्स पे वर्क करता है, तो ये इंडिविजुअली इनकम डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क कर रहे हैं, और ये एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब पूरा होल टोटल। अदर नेम, उसका अनदर नेम क्या है, तो इसको लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल्स में इंडिविजुअल इनपुट एंड आउटपुट, और इसमें नेशनल या कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनपुट एंड नेशनल इनकम। समझ में आया? तो आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही। हमने इकोनॉमी पढ़ा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी और इकोनॉमिक्स पढ़ा कि एक्चुअली क्या है उस सब्जेक्ट में, क्यों ये सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी और डिफरेंस पढ़ा है माइक्रो और मैक्रो का। आगे इस टॉपिक में हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और एक दो टॉपिक और है वो पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए आप इसको अपने बुक से रीड कीजिएगा, बहुत अच्छे से रीडिंग लगाइएगा, हर पॉइंट का मतलब समझिएगा, और अगर कुछ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मैम का वीडियो पोस्ट हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन आप जानते ही होंगे, तो एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, बाय, थैंक यू।